हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं, काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं जिन्हें हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ बायो वाले पोर्शन को देख रहे हैं, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या पूछा गया है, जो फूल है, फ्लावर है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो और करके आया था वो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया था कि आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। कुछ पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, वो आपको प्रदर्शित करने हैं, जैसे कि बाइल डक्ट, पित्तनली, स्टमक, अमाशय, एसोफेगस, ग्रसिका। ठीक है, जिसमें आंसर में आपने क्या कहा, ये फ्लावर का डायग्राम आपके पास आया था, जिसमें आपको बताना है कि कार्पल और स्टेमेन के बारे में। ठीक है, कार्पल और स्टेमेन के पार्ट्स भी आपको यहाँ पर दिखाने हैं। ये आपके पास आया था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आपको पूछी गई थी। एक तो आपको पूछा गया था स्टमक, कहाँ पे है स्टमक। आपने कहा ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक है। सेकेंड आपसे पूछा गया था यहाँ पर इसोफिगस, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है इसोफिगस। तीसरा आपसे पूछा गया था बाइल डक्ट के बारे में। बाइल डक्ट कहाँ है, ये वाला जो पोर्शन है ये बाइल डक्ट है। ये जो आपको पत्तीनुमा संरचना दिख रही है, यह गॉल ब्लैडर, जिसे आप पित्ताशय कहते हैं। और ये जो आपको नलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये है आपका बाइल डक्ट। क्या काम कर रहा है बाइल डक्ट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो लिवर है आपका, ये आपका लिवर है, लिवर से क्या सिक्रीट हो रहा है, बाइल हुआ, लिवर से बाइल सिक्रीट हुआ। यहाँ पर बाइल को आप क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पित्तरस है, ये जो बाइल है, वो स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ से निकला है, लिवर से निकला है। स्टोर कहाँ पे होगा, पित्ताशय में होगा, जिसे गॉल ब्लैडर आप कहते हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर जब स्टोर हो जाता है बाइल, तो बाइल का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है। आपने कहा जो बाइल है वो यहाँ पर फैट का डाइजेशन या फैट के ब्रेकडाउन में मदद करेगा। लेकिन कहाँ पे एक्शन, कहाँ पे होगा, आपने कहा एक्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये है आपकी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में ये कार्य करेंगे। तो जो पित्त रस है वो यहाँ पित्ताशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, आपने कहा बाइल डक्ट के द्वारा जाएगा, पित्त नली के द्वारा जाएगा। ठीक है, तीनों पार्ट देख लिए हैं, ये चीजें हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके थे। चलिए, तो सारे बच्चे कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन जो पाचन तंत्र से संबंधित आपके पास आया है। चलिए, तो अगला जो प्रश्न आपके पास आया था उसमें आप क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको कहा गया था कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है प्लेटलेट्स के बारे में और लसिका के बारे में। सबसे पहले ये बताइए कि प्लेटलेट्स के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या होती हैं प्लेटलेट्स। आप लोग अपना माइक रेडी रखिए। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न आपके पास आया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था प्लेटलेट्स में और लसिका के बारे में, लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। इसके अलावा आपके पास और क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको पूछा गया था एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में, यानी कि अर्जित लक्षण क्या होते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हमारे क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं। और बच्चे माइक लीजिए अपना, जीआईसी यस करा मैम। दी। बच्चे नाम जी बताइए मैम। अपना। सुहानी राणा जी। सुहानी, गुड मॉर्निंग सुहानी। गुड मॉर्निंग मैम। कौन सी क्लास के हैं आप लोग। 10th क्लास। 10th के हैं, ठीक है। अब ये बताइए, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, कोई भी किसी भी साल का, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने चेक किया। नहीं मैम। अभी तक किसी बच्चे ने चेक नहीं किया। नहीं जी। अच्छा, देखिए, ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर, हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज हम यहाँ पर 2018 जी का मैम। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन पेपर कैसे आपके पास आता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, ध्यान से सारे बच्चे पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप नोट करते रहेंगे, ठीक है, ताकि उसे आप घर से पढ़ के आएंगे। यस मैम। सुहानी बैठिए, यस माइक अपने मैम। पास ही रखिए आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 आया था, जिसमें आपको क्या बताना था, प्लेटलेट्स और लिम्फ के बारे में आपको बताना था। ठीक है, अब ये बताइए कितने बच्चे जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में और लसिका के बारे में क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में कहा था कि क्या है, ब्लड से रिलेटेड है। जो आपका रक्त है, जो आपका ब्लड है, वो किस चीज से मिलके बना है, आपने कहा प्लाज्मा से मिलके बना है और ब्लड सेल से मिलकर के बना है, जिसमें आपने आरबीसी बोला था, जिसमें आपने डब्ल्यूबीसी बोला था, और आपके पास प्लेटलेट्स भी आती हैं, कहाँ होती हैं, आपके रक्त में होती हैं। ठीक है, आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी थी एक बार देखिए। प्लेटलेट्स को आप और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया था कि इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन मदद करता है, हमारी प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था प्लेटलेट्स आर मेड इन अवर बोन मैरो, कहाँ पे होती हैं, जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है। अब आप मुझे ये बताइए बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे होता है बोन मैरो, किसे पता है, जीआईसी करा दी, जिसे पता है हैंड रेज कीजिए। कहाँ पर होता है बोन मैरो, किसी को पता है, यस और नो। ऑन। ठीक है, ऑन है, अब कहिए। रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में, अच्छा। और बोन मैरो में क्या बन रहा है, आपने अभी क्या पढ़ा, पढ़िए। आपने कहा बोन मैरो में यहाँ पे प्लेटलेट्स बनती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनती हैं और रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, क्या अभी तक आपने क्या समझा प्लेटलेट्स के बारे में, क्या होती हैं प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है मैम, वो हमारे जैसे हम कहीं से कट वुट जाते सर, तो मैम वो तो हमारे शरीर में थक्का होता है मैम, खून का थक्का, उसे जमाने के लिए वो मतलब वो प्लेटलेट्स कार्य करता है मैम। मतलब कि जहाँ पर जब आपके हाथ में चोट लग जाती है और वहाँ पे रक्त स्राव होने लगता है, तो कुछ टाइम बाद जो रक्त यस मैम। स्राव हो रहा है वो रुक जाता है, किसके कारण रुकता जी है, मैम, आपने कहा प्लेटलेट्स के कारण रुकता है। प्लेटलेट्स तो के कारण। प्लेटलेट इसका पार्ट है, हमारे रक्त का भाग है। ठीक है, यस मैम। अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। चलिए बैठिए, लिम्फ के बारे में देख लेते हैं। आपने कहा लिम्फ इज द फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करता है, ट्रैवल करता है। इट इज फॉर्म व्हेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो क्या बनाता है, यहाँ पे लिम्फ को बनाता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स टू लिम्फ नोड, यानी कि ये लिम्फेटिक वेसल से कहाँ पे जाएगा, लिम्फ नोड्स में जाता है, वेयर इट इज क्लीन बाय द lymphocytes before emptying ultimately into the right or left subclavian vein where it mix back to with the blood। यानी कि आपको लिम्फ के बारे में जब पूछा जा रहा है तो आपको ये बताना है कि जो लिम्फ है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक भाग होता है, जो लिम्फेटिक वेसल से क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज दैट कैप्चर द बैक्टीरिया एंड ब्रिंग दैम टू लिम्फ नोड्स। अब इसे नोट कर लीजिए, लिम्फ का कार्य क्या होता है, लिम्फ का कार्य होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई क्या माइक्रोब घुस जाते हैं या फिर जो सूक्ष्म जीव हैं वो चले जाते हैं, तो लिम्फ क्या करता है, उन्हें कैप्चर करता है और लिम्फ नोड में उन्हें लेकर के आता है, वे दे आर डिस्ट्रॉयड। यानी कि आपके शरीर में कोई हानिकारक जीवाणु चला गया है तो लिम्फ क्या करेगा, उसको कैच करता है, लिम्फ नोड में पहुंचाता है और लिम्फ नोड में क्या होता है, इन्हें डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट एंड चाइल्ड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये और क्या काम करेगा, ये यहाँ पर फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी कि जो लिम्फ है वो आपके इम्यून सेल्स को भी बनाने में मदद करता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब आपके पास आपका लास्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि आप जानते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर में से बायो वाला पोर्शन ही देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें आपको कहा गया है उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्या होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर।
सेकंड जो भाग आपसे पूछा गया है वो है कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का, यानी कि 2 2 4। पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 पार्ट में आ रखा है, यानी कि 2 नंबर का क वाला है और 2 नंबर का ख वाला है, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, अर्जित करना होता है। जैसे कि हमने कहा कि कोई गुण हमें इनबॉर्न है, कोई चीज हमें जन्म से है। जैसे आपने कहा कि जब आपने किसी नवजात शिशु को देखा उसमें ब्लड होता है उसमें ब्लड, इसका मतलब वो जन्मजात क्या है, उसके पास वो चीज आई है। लेकिन अर्जित जो कैरेक्टर होते हैं, अर्जित का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप बड़े हुए वैसे वैसे उन चीजों को आपने अर्जित किया। आपने इम्यून सिस्टम में पढ़ा होगा, आपने कहा जो रक्त है आपका, तो रक्त में आपकी जो WBC होती हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं। और ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है, आपने कहा इनबॉर्न, आपके पास जन्म से वो इम्यूनिटी थी। अब क्या हुआ, जब आपने वैक्सीनेशन करवाया तो वैक्सीनेशन में आपने क्या किया, कोई भी जो माइक्रोब है, कोई भी हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है, उससे आपने अपनी बॉडी में क्या किया, इंसर्ट किया, यानी अपनी बॉडी के अंदर आपने इंजेक्शन के थ्रू डाला। किस रूप में डाला, उस टाइम पे वो जो सूक्ष्म जीव था वो कैसा था, सक्रिय नहीं था, निष्क्रिय था। अब जैसे ही वो हमारी बॉडी में गया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया। एंटीबॉडी क्या करेंगी, उस माइक्रोब को किल करेंगे, उसे मार देती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक इम्यूनिटी को आपने प्राप्त किया, और ये इम्यूनिटी कैसी थी, अर्जित थी, आपके पास जन्म से नहीं थी। आपकी जो एंटीबॉडीज उस सूक्ष्म जीव के लिए बने हैं वो आपके पास जन्म से नहीं थी, आपने उन्हें एक्वायर किया है, अर्जित किया है, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया है कि जो अर्जित लक्षण है उनसे आपका क्या अभिप्राय है। आपने कहा द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट इनहेरिटेड, यानी कि किसी जीव के वे लक्षण जो विरासत में नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपने जब जेनेटिक पढ़ा तो आपने क्या कहा कि आपके जो कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपकी स्किन का कलर, आपके बालों का जो टाइप है, आपकी आंखों का कलर है, आपकी हाइट है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिली हैं, आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिली है, ठीक है। लेकिन अर्जित लक्षण वो होते हैं कि जो आप बाद में अर्जित करते हैं, वो आपको विरासत में नहीं मिलती है, वो आपके जेनेटिक मटेरियल में आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपने कहा बट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। यानी कि वो लक्षण जो कि धीरे धीरे आप में डेवलप होते हैं आपके वातावरण के फलस्वरूप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ माउस टेल गेट कट, द कट टेल इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आपने कहा किसी जीव के वे लक्षण जो विरासत में नहीं मिलते हैं बल्कि पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित होते हैं, उन्हें अर्जित लक्षण हम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि चूहे की पूंछ कट जाती है तो कटी हुई पूंछ एक अर्जित गुण है। अब हमने कहा कि आपने किसी चूहे की पूंछ काटी तो ऐसा नहीं होगा कि जो उस चूहे के बच्चे होंगे उनकी पूंछ भी कटी हुई होगी, क्योंकि ये जो गुण है वो कैसा है, अर्जित गुण है। ऐसा नहीं है कि जीन्स की वजह से वो जो पूंछ है वो वहां पर कट जाती है, ठीक है। क्लियर है इतना। The trait of organism that is caused by the change in its gene is called a inherited trait। अब आपको क्या बताया गया है, आपने कहा किसी जीव का वह लक्षण जो उसके जीन में परिवर्तन के कारण होता है उसे वंशानुगत गुण कहते हैं, ठीक है। Inherited traits can be passed on the progeny of organism. For example, eye color in humans is an inherited trait। अब आपको दोनों ही आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे अपने क्वेश्चन पेपर में तो आपको सिर्फ उपार्जित लक्षणों के बारे में लिखना है, ठीक है। आपको इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में नहीं लिखना है या वंशानुगत लक्षण के बारे में नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिखेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो आपको ये कहा गया है कि जो एक्वायर्ड यानी कि अर्जित लक्षण है और जो वंशानुगत लक्षण है उनमें क्या डिफरेंस होता है। वंशानुगत जो लक्षण है वो आगे की पीढ़ी में चलते रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास क्या आया है, आंखों का रंग एक एग्जाम्पल है। आपका आई कलर जो है, आपकी आंखों का कलर भूरा है तो आपकी आगे वाली जो जनरेशन है उनमें भी आपको वो कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने कहा कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसे हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया था, चूहे की पूंछ कटना। जैसे कि कोई बहुत अच्छी रेस कर लेता है, जैसे कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो जो अच्छा क्रिकेट खेलता है ऐसा नहीं है कि उसकी जो पीढ़ी होगी, उसकी जो आगे वाली जनरेशन होगी वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगी।
क्योंकि क्या हुआ, आपने खेलना सीखा है, बाद में आपने एक्वायर्ड किया, आपने अर्जित किया है। कोई बहुत अच्छी रेस कर लेता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छी रेस करेगी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस के द्वारा क्या किया है, अर्जित किया है उस लक्षण को। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एक बार देखिए दोनों चीजों को। चलिए अगला देखें, जिसमें आपसे पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ग्रंथियां क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको ये पढ़ना है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। एक तो आपको यहाँ पे बताई गई है अंतःस्रावी, जिसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और दूसरी है बहिस्रावी, जिसे आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप पढ़ के आएंगे, क्योंकि जब हम चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे थे हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने हैं किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के। तो आपने कहा द ग्लैंड्स दैट मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस अ केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन। आपने कहा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो हार्मोन्स को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा दैट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस है, और एड्रीनल ग्लैंड है। अब देखिए आपको यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या मतलब होता है, दोनों में क्या अंतर है, किसी को पता है? जीआईसी खरादी, जीआईसी अमोदी, आपको पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर होता है? किसे पता है, हैंड रेज कीजिए। किसी को नहीं पता अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर? मैंने कहा अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं, सबसे पहले तो ये हार्मोन को रिलीज कर रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस, जो भी चेंजेस आते हैं वो हार्मोन्स की वजह से आते हैं। जैसे कि किशोरावस्था वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, एडोलसेंस वाला, उसमें आपने क्या कहा था कि 11 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों में अंतर आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। किसकी वजह से आते हैं, हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ये हार्मोन्स कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से स्रावित हो रहे हैं, ग्रंथियों से स्रावित हो रहे हैं। कौन सी ग्रंथियों से, आपने कहा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हो रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करती हैं, लेकिन ये कहाँ रिलीज करेंगे, हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में। ठीक है, उसे आप अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, वो ग्रंथियां जो अपने सिक्रीशन को या अपने स्रावण को वो क्या करती हैं, वेसल्स के द्वारा निकालती हैं। ठीक है, वहां पे डक्ट पाई जाएंगी, वेसल्स पाई जाएंगी, ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड में नहीं ऐड करती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो आपने कहा जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि जानते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं आप लोग? लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जीआईसी अमोदी, आप में से किसी को पता है कि जो लार ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? जीआईसी खरादी, हैंड रेज कीजिए अगर किसी को पता है तो। बच्चे माइक माउथ चेक में कीजिए। मैम। हाँ, हमारे मुख में। ठीक है, वेरी गुड। और कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है हम में? 3 जोड़ी पाई जाती है। आपने कहा यहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, और आपके टंग के नीचे पाई जाती है। ठीक है, यस मैम। तो ये अपने यस मैम। ये लार ग्रंथि क्या निकाल रही है, ठीक है बैठिए, लार को निकाल रही है। लार को कहाँ निकाल रही है, रक्त में नहीं निकाल रही है, हमारे मुख में निकलता है लार। इसका मतलब कि जो लार ग्रंथि है वो क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये अपने सिक्रीशन को रक्त में नहीं निकाल रही है, बल्कि जो टारगेट ऑर्गन होगा वहां पे निकाल रही है। आपने कहा हमारे मुख में लार निकलता है, मुख में निकलता है, हमारे रक्त में नहीं निकलता है, लेकिन हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये हमारे रक्त में निकलते हैं। चलिए, तो हमारी क्लास का टाइम होने वाला है, हम जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास जो अंतःस्रावी ग्रंथि आई है पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। क्या निकल रहा है, ग्रोथ हार्मोन। कहाँ निकल रहा है, आपके रक्त में निकल रहा है। आपके पास थायराइड ग्लैंड है, क्या निकलता है यहाँ से, थायरॉक्सी निकलता है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखेंगे, जो कि 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है। एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए,
क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उसमें से, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 2018 का है। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है? 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। 3 घंटे का समय आपके पास होता है और कुछ निर्देश आपको दिए जाते हैं। अभी तक हम यहाँ पर कुल 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें आपने 2022 का, 2023 का और 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और हमने काफी बार ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर देख लिए हैं। जैसे कि आपको कहा गया कि कुल प्रश्न कितने आते हैं आपके पास? 30 आते हैं। सारे ही क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है, सारे ही कंपलसरी होते हैं, ठीक है। अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको एक ही करना पड़ता है। 2 आपके पास क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से आपको वही क्वेश्चन करना है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा जो क्वेश्चन होंगे वो कितने नंबर के क्वेश्चन है वो आपको आगे दिखाई देते हैं, यानी कि क्वेश्चन के आगे आपको बताया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का आपके पास आया है। तो इसी प्रकार से सारे जो क्वेश्चन हैं उनके नंबर आपको आगे से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास आते हैं, वो कितने नंबर के हैं? 2 से 6 तक के जो क्वेश्चन हैं वो कितने अंक के हैं? 1-1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके पास 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 24 तक 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते हैं और प्रश्न संख्या 25 से लेकर के 30 तक आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपने करना क्या है, नंबर के अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर वहां पर लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। तो एक बार आप देखिए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से। चलिए, तो आपने क्या करना है, अपने प्रश्न पत्र को देखना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।